बेसिस सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, बेसिस सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, ठीक है, जो कि बॉटनी का, जिसमें हम लोग फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पेपर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ये हम लोग देखेंगे इस फर्स्ट पेपर में, यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है। तो डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो यानी जितने भी फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी यानी फ्लावर वाले प्लांट हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। अभी तक आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, एल्गीज पढ़ चुके हैं, एल्गी आप लोगों ने पढ़ा है, एल्गी पढ़ा है, एंड ब्रायोफाइट पढ़ा है, देन उसके बाद टेरोडोफाइट पढ़ा है, और टेरोडो के बाद में आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक सीक्वेंस है, एवोल्यूशन के बेसिस पर यहाँ पर प्लांट्स को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सबसे पहले एल्गीज को डिस्कस किया, देन उसके बाद ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया, उसके बाद टेरोडोफाइट्स को डिस्कस किया, एंड जिम्नोस्पर्म्स को उसके बाद डिस्कस किया। अगर हम बात करें एवोल्यूशन के बेसिस पर तो एल्गीज को सबसे पहले, ये एल्गीज जो है आपके सबसे पहले प्लांट्स हैं बॉटनी के अंदर। तो ये अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में एल्गीज जो है सबसे पहले आए इस अर्थ पे, कह सकते हैं। तो एल्गीज एक ऐसे प्लांट होते, दैट मीन कह सकते हैं थैलोफाइट्स होते हैं, जिनके अंदर रूट, लीफ, स्टेम जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इनके अंदर दैट मीन कह सकते हैं थैलस पाया जाता है, इनकी बॉडी जो होती है थैलस होती है। और अगर हम बात करें तो इनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, और धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब इनके अंदर धीरे धीरे होने लगा, तभी इनको इन्होंने ब्रायोफाइट्स कह दिया। और ब्रायोफाइट्स में क्या था, ब्रायोफाइट्स में सारी चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर नहीं पाया जा रहा था, दैट मीन जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जा रहा था। तो धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होने के बाद में यहाँ पर इनको हमने क्या कह दिया, टेरोडोफाइट कह दिया, और टेरोडोफाइट के अंदर जाइलम फ्लोएम पाया जाने लगा। अब टेरोडोफाइट में भी कमी थी कि टेरोडोफाइट में क्या थे, सीड नहीं बन रहे थे, तो सीड बनना स्टार्ट हुआ, और सीड धीरे धीरे जब डेवलप हुए इसके अंतर्गत, तो इसको हमने इसको कह दिया जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में सीड बनने लगे थे, लेकिन कैसे सीड बन रहे थे, नेकेड सीड बन रहे थे, डैट मीन केवल ओव्यूल पाए जा रहे थे, ओवरी एब्सेंट इसमें हो रही थी, ठीक है, एब्सेंट होती है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरीके से एवोल्यूशन एक सीक्वेंस चलता चला आ रहा है। लेकिन हम लोग सेकेंड ईयर के जो सिलेबस में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का अर्थ है कि इन्हीं जिम्नोस्पर्म से धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और फ्लावर्स बने। जिम्नोस्पर्म के केस में फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, अगर कुछ भी हैं तो अपवाद हैं। हालांकि कुछ प्लांट निटेसी फैमिली के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म की जो निटेसी फैमिली है, उसी फैमिली से जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पूरे इस सिलेबस में, इस फर्स्ट पेपर में। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने यूनिट वाइज यूनिट मैंने डिवाइड किया है, और यूनिट के यहाँ पर नंबर को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, यूनिट का नेम सीधे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इंक्लूड किया है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि यूनिट फर्स्ट में रखा गया, किसी में यूनिट में थर्ड में रखा गया, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यूनिट का नेम वाइज नेम हमने यहाँ पर रखा है। तो देख लेते हैं पहली यूनिट क्या है। तो पहली यूनिट जो हमारी है वो है सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टेमैटिक के अंतर्गत जो भी कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कि सिस्टेमैटिक्स क्या होता है। सिस्टेमैटिक एक यूनिट मैंने यहाँ पर तैयार किया है, और सिस्टेमैटिक टर्म का यूज जो है सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से इसको ऑरिजिन किया था, कह सकते हैं वहाँ से लिया था, कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसका मीन यही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो नियमित ऑर्डर है, उनको एक नियमित व्यवस्था कह सकते हैं में रखना, कह सकते हैं, या निश्चित क्रम में रखना सिस्टेमैटिक्स कहलाता है।
ठीक है। तो कैरोलस लिनियस ने इस टर्म का यूज किया था, डैट मीन ये टैक्सोनॉमी का एक पार्ट है। तो टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे कि जिसमें कि जीवों के नामकरण, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी का नामकरण किस पद्धति के अनुसार किया जाता है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड देन इसमें स्पेशल टाइप का यहाँ पर जो कम्युनिटी है ICBN, यानी एक सिस्टम है ICBN जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल सिस्टम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि कॉमन है। आप लोगों ने 10th क्लास से ही आपका स्टार्ट हो जाता है, 9th 10th 11th 12th उसमें बायोलॉजी का जो पोर्शन है वहाँ पर आप जब साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये आपको मिल जाता है। तो 11th 12th में भी आपने पढ़ा है, क्योंकि इसी के अनुसार है जितनी भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनका नामकरण, उनका जो साइंटिफिक नेम होता है, जोलॉजिकल नेम या बॉटेनिकल नेम जो होता है, इसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन बेसिकली पढ़ेंगे वो है लीनियस का क्लासिफिकेशन, लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम कि लीनियस ने किस तरीके का क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की थी, तो वो भी सारी चीज़ें हम लोग लीनियस की क्लासिफिकेशन में देखेंगे। देन उसके बाद बेंथम एंड हुकर साहब का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, जो कि मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन माना जाता है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एंजलर एंड प्रांटल्स का भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हचिनसन सर जो हैं उन्होंने भी क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, तो उनका भी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। देन क्रोनक्विस्ट नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया था, तो वो भी हम यहाँ क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे। तो देख लेते हैं आगे और क्या पढ़ रहा है। उसके बाद हम लोगों को हार्बेरियम टेक्निक जो है आपकी, यानी जो हार्बेरियम तकनीक है, यानी हार्बेरियम को किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है हार्बेरियम को बनाने के लिए, एंड उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, और डिफरेंट टाइप्स के हार्बेरिया जो हैं अलग अलग वर्ड, यानी कि अलग अलग कह सकते हैं कंट्रीज़ में, या अलग अलग कह सकते हैं कंट्रीज़ के अंतर्गत जो भी अलग अलग तरीके से हार्बेरिया बने हुए हैं या वर्ल्ड में हार्बेरिया बने हैं, कौन कौन से हार्बेरिया हैं वो भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के हार्बेरिया। देन उसके बाद बॉटेनिकल गार्डन को भी यहाँ पर डिस्कस करना है। बॉटेनिकल गार्डन में उसके फंक्शन को डिस्कस करना है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ज़रूरत पड़ती है बॉटेनिकल गार्डन में, या क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती है, कौन से स्पेशल टाइप के बॉटेनिकल गार्डन हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो भी हम लोग यहाँ पर इस यूनिट के अंतर्गत देखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगली यूनिट देख लेते हैं कि अगली यूनिट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो अगली यूनिट हमने यहाँ पर इंक्लूड की है टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज, यानी जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है, कुछ फैमिलीज जो है यहाँ पर मैंने इंक्लूड की हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी फैमिलीज है। यहाँ पर कुछ डाइकोट्स की फैमिलीज को इंक्लूड किया है एंड मोनोकॉट्स की फैमिलीज को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर कुछ फैमिलीज को इंक्लूड किया है, तो उनका यहाँ पर हम लोगों को टैक्सोनॉमिक स्टडी देखना है। डैट मीन इसके अंतर्गत जितनी भी फैमिलीज आएंगी, उन फैमिलीज के अंदर जितने प्लांट्स आएंगे, उन प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर को देखना है हम लोगों को। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर उसका स्टेम कैसा है, उसका लीफ कैसा है, उसका रूट कैसा है, प्लांट का हैबिट कैसा है, एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, या किस कैटेगरी में रखा गया है, श्रब्स में रखा गया है, या वो कह सकते हैं वुडी प्लांट है, या वो हर्बेसियस है, हर्ब्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर की स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे फैमिलीज के बेसिस पर। तो या और देन उसके बाद में टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जो फ्लोरल पार्ट है या फ्लोरल कैरेक्टर है वो भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। फ्लोरल जो पार्ट जो है आपके, तो फ्लोरल कैरेक्टर को भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस प्लांट की फैमिलीज़ के अंदर या इस फैमिलीज़ के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं उनमें फ्लावर किस तरीके के होते हैं, उनका कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, उसका एंड्रीशियम कैसा है, उसका गाइनोशियम कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। देन उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो पर्टिकुलर डाइकोट के अंदर जो फैमिलीज़ हमें पढ़नी है
उसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है। तो मालवेसी का हम यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर डिस्कस करेंगे और फ्लोरल कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो उसका इकोनॉमिकली क्या यूज़ है, क्या क्या चीज़ें इनसे प्राप्त होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो भी इनसे पॉइंट जो बनते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मालवेसी फैमिली। देन उसके बाद अगली जो फैमिली है कुकुरबिटेसी फैमिली, इसी तरीके से इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद रूटेसी फैमिली डिस्कस करेंगे एंड सोलनेसी फैमिली डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद में एस्ट्रेसी फैमिली को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी इन्हीं सभी के, इन फैमिलीज़ के जितने भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, इनके अंदर जो प्लांट पाए जा रहे हैं उनके कैरेक्टर्स एंड उसके फ्लोरल पार्ट्स एंड उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद रेनकुलेसी फैमिली डिस्कस करना है एंड ब्रेसिकेसी फैमिली को भी यहाँ पर डिस्कस करना है, जिसको हम क्रूसीफेरी फैमिली भी कहते हैं, यानी इसको मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन फैमिली कही जाती है। मस्टर्ड की फैमिली ऑयल फैमिली है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद लेग्यूमिनेसी फैमिली को डिस्कस करेंगे, और यानी जो दालों की जो फैमिली कही जाती है, तो इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद एपियसी फैमिली को डिस्कस करेंगे, जिसको जो कि स्पाइसेस की फैमिली कही जाती है, और इसको हम अम्बेली फेरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद लेमिनेसी फैमिली या लेविएटी फैमिली को भी यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद यूफोर्बिएसी फैमिली, जो कि जीरोफिटिक फैमिली कही जाती है, जीरोफिटिक फैमिली इसको माना जाता है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मिर्टेसी फैमिली को भी यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है, जो कि मेहंदी की फैमिली कही जाती है। ऐसे इस तरीके से डाइकोट्स के अंदर इतनी फैमिलीज को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक। उसके बाद मोनोकॉट्स के अंदर हम जो फैमिलीज पढ़ने वाले हैं वो है पोएसी फैमिलीज, जिसको हम ग्रास फैमिली या ग्रैमनी फैमिली के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो भी प्लांट्स आएंगे उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है एंड फ्लोरल कैरेक्टर को डिस्कस करना है एंड इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस करना है। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरी फैमिली मोनोकॉट के अंदर पढ़नी है हम लोगों को, लिलिएसी फैमिली। तो लिलिएसी फैमिली के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर, इसके जो प्लांट है, एंड उसके साथ साथ फ्लोरल कैरेक्टर एंड इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। देन उसके बाद कुछ फैमिलीज को कंबाइंड रूप से स्टडी किया गया है, तो उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछे जाते हैं, जैसे ऑयल फैमिलीज, मेडिसिनल फैमिलीज की मेडिसिन किन किन फैमिलीज से प्राप्त होती है, किन किन प्लांट से प्राप्त होती है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी यहाँ पर डिटेल में हम लोगों को देखना है। तो अगली देख लेते हैं, अगली कौन सी यूनिट है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगली जो यूनिट है वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट, यानी जो प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, डेट मीन लीव्स, स्टेम, रूट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के अंतर्गत हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे। देन उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पूरी टर्मिनोलॉजी से लेकर इसके जो पार्ट्स हैं, टर्म्स कौन कौन से जो फैमिलीज़ के, अभी हम लोगों ने पिछली यूनिट के अंतर्गत हमने बताया कि फैमिलीज़ कुछ फैमिलीज़ हैं, तो उनको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो उन फैमिलीज़ में कौन कौन से टर्म यूज करते हैं वो भी हम यहाँ पर बताएंगे इसी यूनिट के अंदर। और फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये सारी चीज़ें, तो ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करना है। मॉडिफिकेशंस का अर्थ है रूपांतरण, जैसे कि स्टेम का मॉडिफिकेशन, रूट्स का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन, जो कि डिटेल में देखेंगे, जिसमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जो दिए गए हैं मॉडिफिकेशन, जैसे कि फिल्लोड्स मॉडिफिकेशन है एक तरीके का, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड क्लेडोट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड फिल्लोक्लैड्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ डिटेल में जो भी अदर मॉडिफिकेशंस हैं, रूट्स के मॉडिफिकेशन, स्टेम के मॉडिफिकेशन, जो अदर मॉडिफिकेशंस हैं वो भी यहाँ पर डिटेल में हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद प्लांट टिश्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करना है कि प्लांट टिश्यूज़
कितने टाइप की होती हैं, उसमें कौन कौन सी थ्योरीज को इंक्लूड किया गया है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिस्कस करना है एंड परमानेंट टिश्यू को भी डिस्कस करना है। ठीक है, देन उसके बाद एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी इनकी एनाटॉमी को भी डिस्कस करना है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने कैम्बियम लिखा हुआ है, तो कैम्बियम को भी यहाँ पर डिस्कस करना है कि कैम्बियम में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो कैम्बियम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कैम्बियम के कारण ही प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर एक टॉपिक रहेगा सेकेंडरी ग्रोथ जो एक टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके कारण ही प्लांट की ब्रॉडनेस यानी चौड़ाई बढ़ती है। आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी जो ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, जिससे कि प्लांट की टालनेस बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, उसी तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जितने भी कॉमन अगर हम बात करें तो डाइकोट्स के अंतर्गत ऐसा होता है, जैसे कि पीपल आपने देखा है, पीपल, बरगद और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो कि डाइकोट्स के हैं। तो डाइकोट्स जो जितने प्लांट होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, डैट मीन उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ यानी पाई जाती है, यानी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम वहाँ पर डेवलप होता है। तो वो हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, कैम्बियम देखेंगे, उसके बाद उससे जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वो देखेंगे। देन कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा भी होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ में कुछ असमानताएं आ जाती हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट मीन यहाँ पर लिखा है इट्स फंक्शन एनोमलीज इन रूट्स एंड स्टेम, यानी स्टेम एंड रूट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण जो एनोमलीज हो जाती हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर एनोमलीज आती हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद देख लेते हैं अगला जो यूनिट हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है वो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट जो है आपके, यानी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है एंड इसके डेवलपमेंट को भी यहाँ पर पढ़ना है। तो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिस्कस करना है, यानी माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन से लेकर उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स यानी जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डैट मीन गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, यानी मेगास्पोर्स है और माइक्रोस्पोर्स। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। देन उसके बाद एक टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक सैक जो है आपका है, यानी टाइप्स कितने हैं एम्ब्रियोनिक सैक के, यानी जो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कौन कौन से टाइप है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन को भी यहाँ पर डिस्कस करना है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस किस तरीके से हो रहा है, और डबल फर्टिलाइजेशन का मीन यही है कि दोहरा निषेचन। और ये एडवांसली अगर बात करें तो ये एडवांस प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के अंदर ही पाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो जिम्नोस्पर्म की निटेसी फैमिली से हुआ है, यानी निटेसी फैमिली के जितने प्लांट्स हैं उनके प्लांट से इनका ओरिजिन हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर, उसमें आपने पढ़ा है कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि इफिड्रा आपका है, तो इफिड्रा के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इफिड्रा में आपने पढ़ा है कि उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर डिस्कस करना है। देन उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिस्कस करना है कि एम्ब्रियो का निर्माण कैसे हो रहा है, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट मीन कि एंडोस्पर्म दैट मीन न्यूट्रिटिव टिश्यू है वो कैसे डेवलप हो रहा है, डैट मीन ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एपोमिक्सिस एक छोटा सा प्रोसेस है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस क्या होती है। देन उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने जो अभी बताया है ये बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो यहाँ पर मैंने अभी बताया। ठीक, तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स को मैं यहाँ पर यूट्यूब के अंदर
यानी सुमित राणा बेसिक क्लासेस पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा। और जो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, बाकी की जो यूनिट्स हैं वो आपको सुमित राणा साइंस क्लासेस पर ही मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग एनरोल करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।